डिग्री ऑफ सप्लाई के बारे में जानेंगे और इसके प्लस हम फैक्टर अफेक्टिंग के भी बारे में जानेंगे कि इलास्टिक जब सप्लाई को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ इन्फिनिटी कब होता है? जब परफेक्ट इलास्टिक होता है। इलास्टिक जीरो कब होता है? जब परफेक्ट इन इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी मोर देन 1 कब होता है? जब इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 कब होता है? जब इन इलास्टिक होता है। और लास्ट जब इलास्टिसिटी ऑफ इज इक्वल टू में 1 होता है तब उसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करेंगे कि ये फॉर्मूला लगाने के बाद जब आपका ES इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो बोलते हैं हम परफेक्ट इलास्टिक। जब आपका ये फॉर्मूला लगाने के बाद ES इज इक्वल टू में 0 आता है तब बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक। और यहाँ पे सेम आना चाहिए, अगर मोर देन 1 आ रहा है तो इलास्टिक बोलेंगे, लेस देन 1 आ रहा होगा तो इन इलास्टिक बोलेंगे, और जब इज इक्वल टू 1 आएगा तो हम बोलेंगे यूनिटरी। डायग्राम है, P यहाँ पे मेंशन करा हुआ है y एक्सिस पे, Q जो हमारा है वो है क्वांटिटी जो हमने मेंशन करी है x एक्सिस पे, और जो ये P है थोड़ा ऊपर जा रहा है तो हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। अगर डायग्राम भी आपसे पूछें तो आप बना सकते हैं। सबके डायग्राम में ऐसी ऐसी चीज़ें ही हैं। इसमें जहाँ पे प्राइस पे शो हो रहा था वहाँ पे अब क्वांटिटी x पे शो हो रही है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0 बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे मोर देन 1 का है, यहाँ पे लेस देन 1 का, और यहाँ पे यूनिटरी मेथड है। बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर्मूला क्या क्या है? फॉर्मूला हमारे पास दो तरह के होते हैं। अब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि किस क्वेश्चंस में कैसे फॉर्मूले लगाना है। जिस भी क्वेश्चन में परसेंटेज की बात करी गई हो तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जिस भी क्वेश्चन में सिर्फ द नंबर दे दिया हो या न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी हो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसका फॉर्मूला कब होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कि कोई क्या क्या चीज़ें हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है? ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो बहुत लंबे टाइम तक चल जाते हैं, ड्यूरेबल है। और एक वर्ड आएगा यहाँ पे पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है जो कम टाइम तक है, मतलब कि जो अभी ख़त्म हो जाएंगे या जो जल्दी से जल्दी यूज़ कर लो नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। ड्यूरेबल कौन से गुड्स होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स लाइक फर्नीचर, टीवी एक्सेट्रा हैव इलास्टिक सप्लाई। They can be stored and their supply can be changed according to change in their price। कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, कम होता है, उसको हम स्टॉक में रख सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं। जब भी प्राइस बढ़ेगा तो हम सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे। जब भी प्राइस नहीं बढ़ेगा तो हम सेल और सप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट हैव इन इलास्टिक सप्लाई। बोला क्या गया? इन इलास्टिक है मतलब कि भाई जल्दी से जल्दी अगर ख़त्म हो जाते हैं तो हो जाएंगे, नहीं तो बाद में ख़राब हो सकते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। जिनको बहुत कम टाइम में जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि भाई वो ख़राब हो जाएंगे, और जब वो ख़राब हो जाएंगे तो वेस्ट ही हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि टाइम रहते रहते उसको सेल या बेच देना चाहिए। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है किसी भी चीज़ की और रैपिडली बढ़ गई है, इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज रैपिडली विद इंक्रीज इन आउटपुट, देन देयर इज अ लेस इंसेंटिव टू रेज द सप्लाई विद इन इंक्रीज इन प्राइस। मतलब जैसे तेजी से अगर सप्लाई या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो सप्लाई धीरे धीरे बढ़ती है, ज़्यादा देर नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे क्या रहता है? सप्लाई विल बी inelastic, and if cost of production increase slowly, धीरे धीरे बढ़ रही है, with a rise in output, then supply will increase with rise in price. In this case supply will more elastic। इस केस में क्या है कि धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, इसलिए धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ाई जा रही थी, और जो कारण है कि हमारे पास ये सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। मैं आगे के भी पॉइंट बताता हूँ। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपकी टेक्निक, यहाँ पे दो टाइप की टेक्निक है जिसमें आप सिंपल टेक्निक यूज़ करते हो, और एक टेक्निक है जो आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल टेक्निक यूज़ करते हो तो आपकी जो सप्लाई कब होगा या सप्लाई जो होगी वो होगी इलास्टिक। और अगर आप थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा भी आपको उसमें माइंड और थोड़ा सा भी एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो वो होगी आपकी इन इलास्टिक। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं? सप्लाई इज जनरली इलास्टिक फॉर कमोडिटी
विच इन्वॉल्व सिंपल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और सप्लाई इज इनइलास्टिक फॉर अ कमोडिटी विच इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जिसमें भी कॉम्प्लेक्स, जैसा भी मैंने बताया कि थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें टाइम, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, जिसके लिए आप तुरंत कोई भी सप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको टाइम लिमिट और एक आपको टाइम बाउंडेशन लगेगा आपको वो सप्लाई करने के लिए। दूसरा है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में क्या आता है? दे आर कमोडिटीज हुज प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर्स सच एज वेदर और रेन एक्सेट्रा हैव इनइलास्टिक सप्लाई। मतलब भाई वो तो अपने टाइम से ही होगा ना, जब बारिश आनी होगी, जो कोई खेती कर रहे हैं वो अगर वो बारिश के आने का वेट करते हैं उसमें, तो वो भाई बारिश के लिए है वो तो वहाँ पे क्या होगी, हमारी सप्लाई इनइलास्टिक होगी। लेकिन जो कि ऑन द अदर हैंड इफ़ प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर, जब हमारा नेचुरल फैक्टर पे कोई डिपेंडेंट नहीं है प्रोडक्शन का, जैसे कि मैन्युफैक्चरर गुड्स, जो भी आपको फ़ोन बनाना है, आपको गाड़ी बनानी है, आपको कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसके लिए अगर आपको मैन्युफैक्चरर गुड की ज़रूरत पड़ती है तो देन सप्लाई इज़ इलास्टिक। आई होप आपको फैक्टर फैक्टिंग समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी सप्लाई के चैप्टर में डाउट्स आते हैं। ठीक है।